काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं या फिर मेजॉरिटी में ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो अलग अलग एसेट क्लास के अंदर अपना खुद से एलोकेशन डिसाइड करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बढ़ाना, घटाना, बेचना, खरीदना या किसी एक एसेट क्लास में कितना ज्यादा कैसे करना है वो सब खुद से करना डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि बस एक ही स्कीम के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं और सारे, लगभग सारे नहीं, सच में सारे, ट्रू प्योर डाइवर्सिफिकेशन हर एसेट क्लास में मेरा हो जाए बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए हुए, तो हमारे जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड है, ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और इनमें से 5-6 ही ऐसी स्कीम है जो कि इस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। डेफिनेटली 5-6 स्कीम बस जो कि एक्चुअल में इस टाइप की डाइवर्सिफिकेशन, मतलब पॉइंट में अब 1% आधा परसेंट रखना है तब तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो परसेंटेज में अलग अलग एसेट क्लास का 5-6 स्कीम बस है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ स्कीम इसमें से नई है, एक दो पुरानी स्कीम भी है, ज्यादातर नई ही है क्योंकि नहीं करते, सब म्यूचुअल फंड नहीं ऐसा करते हैं। और डेफिनेटली आप अगर चाहते हो कि मैं बिल्कुल ही फंड मैनेजर पे छोड़ दूं सब कुछ अपना एसेट एलोकेशन से लेकर इक्विटी के अंदर अलग अलग मार्केट कैप वाइज एलोकेशन से लेकर सब कुछ अगर फंड मैनेजर के ऊपर आप छोड़ना चाहते हैं तो इनमें से ये जो सारे फंड्स है वो आपके काम के हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको दिमाग फिर नहीं लगाना होगा। क्या ये बढ़िया तरीका है? डेफिनेटली जो कि बिल्कुल ही बिगनर है, बिल्कुल ही नहीं कुछ समझ में आता या बिल्कुल ही छोड़ देना चाहते हैं फंड मैनेजर के ऊपर, ऑटोमेट करना चाहते हैं, बिल्कुल उनके लिए ऑप्शन अच्छा हो सकता है। जो खुद से टाइम देकर सब कुछ कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन जिनको समझ में आता है, डेफिनेटली वो चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं या करते भी है, मैं खुद भी करता हूं अलग अलग। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे कई लोग का रहता है कि पूरा 100% इक्विटी में डाल दे, पूरा 100% स्मॉल कैप में डाल दे। तो देखिए 100% स्मॉल कैप में जरूर डाला जा सकता है वो पैसा जो 10 साल से ऊपर के लिए हो, इक्विटी के अंदर वो पैसा डाला जा सकता है जो 5 साल से ऊपर के लिए हो। क्लियर है? ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ओवरऑल पोर्टफोलियो का इक्विटी एक हिस्सा होना चाहिए। ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन, कोई लोग तो 20% तक एलोकेशन रखते हैं मेटल्स के अंदर। उसके अलावा डेट के अंदर आपका एलोकेशन हो ही जाता है क्योंकि लेस देन 5 इयर्स का जो रहता है वो डेट के अंदर ही जाता है। तो बाई ऑटोमेटिक आपका होता क्या है कि मेटल्स भी आ जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर ईटीएफ के रूप में और म्यूचुअल फंड के रूप में नहीं है तो घर में पड़े हुए ज्वेलरी के रूप में, कॉइन्स के रूप में, रियल एस्टेट आपको मिलता ही है। तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन आपका रहता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे आप जरूर अपने पोर्टफोलियो को देख लेगी कितना कैसे क्या है। चलिए इन फंड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं जहां पे हमें सबसे कम इंटरनेशनल एलोकेशन मिलता है। समझ रहे हो? ये जो 5 फंड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिलता है, इंडिया से बाहर की इक्विटी के अंदर एलोकेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडलवाइस के मल्टी एसेट फंड के अंदर। क्यों बात करेंगे इसके अंदर? देखो नया फंड है, बहुत पुराना फंड नहीं है, और जो ये फंड्स है मल्टी एसेट टाइप के, इनके जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो निफ्टी 50 से कम वोलेटिलिटी, और निफ्टी 50 से हो सकता है थोड़ा बहुत बेटर या उतना रिटर्न हमें मिल जाए, यही एक्सपेक्टेशन रखनी है। वॉलिटिलिटी बिल्कुल कम होगी। और देखो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, जब हम अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो देखेंगे ना, इक्विटी का सेगमेंट जो रहता है पोर्टफोलियो को डेफिनेटली बहुत हाई रिटर्न का रहता है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो देखिए जो हमारा डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट सब मिला के होता है, रिटर्न्स उतने ही आते हैं, 10, 11, 12, 13 सब मिलाकर अगर देखें तो मिलता है हमें। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे डीएसपी का मल्टी एडलवाइस से शुरू कर रहे हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। यहाँ पे डेट के अंदर इस फंड का एलोकेशन जो है अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 50% है। इसमें से आर्बिट्राज पोजीशन में भी यूज होता है, तो इसलिए इस तरीके से इसको देखना है। तो डेट के अंदर बट फिर भी जो कि बिल्कुल वॉलेटाइल नहीं होगा क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशन में वॉलेटिलिटी होती नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1.64% का एक्सपोजर है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8-9% रखा है, तो कैश या लिक्विड फंड वगैरह में डाल के रखा हुआ है। देन इक्विटी के अंदर 33-34% का एक्सपोजर हो जाता है। डेरिवेटिव्स के अंदर निगेटिव एक्सपोजर है, एंड इंटरनेशनल होल्डिंग यहाँ पे हमें 7% की देखने को मिल जाती है।
जो 5 फंड में बात कर रहे हैं उसमें सबसे कम इंटरनेशनल होल्डिंग इसी में फिर भी 7% की है। प्लस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एलोकेशन इन्होंने, म्यूचुअल फंड कहने का मतलब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ होगा इनका, जो मेटल्स के अंदर एक्सपोजर होता है, तो वहां पे थोड़ा सा इन्होंने एलोकेशन हो सकता है कम किया है, शिफ्ट कर रहे हो मंथ एंड में, इस कारण से डेट में इतना बढ़ा हुआ इनका दिख रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव्स के अंदर भी पोजीशन लिया हुआ है, कैश एलोकेशन भी हाई रखा हुआ है, डेट में भी हाई पोजीशन है, म्यूचुअल फंड का पोजीशन बहुत कम किया हुआ है। तो ये चीजें अपना ये कैपिटल रोटेट कर रहे होंगे, इस कारण से डेट में इतना हाई इनका दिख रहा है। चलिए, तो ये एडलवाइस का फंड हो जाता है। डेफिनेटली हर एसेट क्लास में ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, इंटरनेशनल इक्विटी में देता है, इसके अलावा डोमेस्टिक इक्विटी में देता है, इसके अलावा मेटल्स में देता है, गोल्ड सिल्वर इन सब में देता है, इसके अलावा मतलब प्रीशियस मेटल्स, इसके अलावा डेट के अंदर देता है, इसके अलावा रीट्स का क्लासिफिकेशन अब इक्विटी में ही हो चुका है, तो आप ये रीट्स को भी मान सकते हो, ये चाहे तो वहां पे भी लेगा, अब अलग से नहीं, आपको रीट्स भी इक्विटी के अंदर इंक्लूडेड दिखेगा। तो ये पांचों एसेट क्लास में यहां पे हमें दे रहा है ये म्यूचुअल फंड एलोकेशन। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे पास यहां पे आ जाता है निप्पॉन का म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। अब इसका अगर हम एलोकेशन देखें, डेट के अंदर 15% का एलोकेशन है, 15% प्लस का एलोकेशन डेट के अंदर है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर 14% है, गोल्ड और सिल्वर ये सब का, और देखो जो मेटल का एलोकेशन है वो मल्टी एसेट में 15% तक रहता है, कभी कभी 20% तक जाता है, फिर 15% तक आ जाता है, ऐसे रहता है। तो 15% हमें डेट और म्यूचुअल फंड में मिल गया, जो कि वही प्रीशियस मेटल है। इसके अलावा 7-8% कैश रखा हुआ है, डोमेस्टिक इक्विटी में 55% एक्सपोजर है, 3% एक्सपोजर डेरिवेटिव्स में है, एंड ऑलमोस्ट 8% का एक्सपोजर यहाँ पे हमें इंटरनेशनल इक्विटी में मिल जाता है। तो इसका भी अच्छा खासा इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर है। अब देखो 1% से बिलो वाले तो बहुत सारे फंड मिल जाएंगे जहां पे 1% से कम इंटरनेशनल इक्विटी में एलोकेशन है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में भी फंड है जिनका 10%, 8%, 6%, फ्लेक्सी कैप कोई हो गया, फोकस्ड हो गया, वैल्यू हो गया, सेक्टोरल फंड्स हो गए, टेक वगैरह, ये सब उनका है। लेकिन यहाँ पे इन फंड्स में क्या है, सारे ही एसेट क्लास में हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है एक ही स्कीम के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है फंड बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड के अंदर डेट के अंदर एलोकेशन ऑलमोस्ट 6% का है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर एलोकेशन 13% का है, कैश इक्विवेलेंट भी 6-7% है, 65% इक्विटी एलोकेशन है, इसके अलावा डेरिवेटिव्स निगेटिव 15%, इंटरनेशनल एलोकेशन 9% के पास है। तो डेट में आपको इतना कम दिख रहा है या इक्विटी में हाई दिख रहा है, आर्बिट्राज पोजीशन इन में होगा इनका, इसलिए होगा। आर्बिट्राज पोजीशन आउट में रहता है तो वो डेट के अंदर पोजीशन दिखने लगता है। तो ये चीज है, मंथ एंड पे जिसका जैसा पोजीशन रहता है हमें पोर्टफोलियो में दिख जाता है। तो यहाँ पे भी हमें हर एसेट क्लास में एक्सपोजर मिल रहा है। अब देखो, अब जिन फंड्स की बात करेंगे उनका 10% भी प्लस में एक्सपोजर है इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर, और साथ में बाकी एसेट क्लास में तो है ही। जैसे हम बात करें इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो अदर्स में 1.53% हो सकता है, कुछ हो अदर्स एलोकेशन। डेट के अंदर 12% का 13% का एलोकेशन है, मेटल्स के अंदर 26% एलोकेशन हम मान सकते हैं, 25.66% है। तो काफी एलोकेशन इन्होंने गोल्ड सिल्वर के अंदर ले रखा है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 9%, 10% का एलोकेशन है। इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी में 36% का एलोकेशन है, एंड इंटरनेशनल इक्विटी में 14% का एलोकेशन है। अब यहाँ पे देखो 15% ऑलमोस्ट मिल जा रहा है हमें इंटरनेशनल इक्विटी। अब देखो डोमेस्टिक इक्विटी, अब जैसे ये जो फंड्स हैं इनका जो एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर, ये ओवरऑल एक्सपोजर अपना 60-65% से ऊपर, आर्बिट्राज पोजीशन ये सब मिला के कर लेते हैं इक्विटी के अंदर, इसलिए टैक्सेशन जो है इनका वो इक्विटी जैसा ही लगता है। लेकिन वॉलिटिलिटी नॉर्मल इक्विटी फंड से हाफ से भी कम इनमें रहती है, क्योंकि 50% से कम ही इनका
जो एक्चुअल इक्विटी के अंदर एलोकेशन होता है जिसके अंदर वॉलिटिलिटी होगी, क्योंकि आर्बिट्राज के अंदर पोजीशन के अंदर वॉलिटिलिटी होती नहीं है। 10-15% डेट में ही रहता है तो उसके अंदर वॉलिटिलिटी रहती नहीं है। 10-15% गोल्ड सिल्वर इन सब में रहता है तो इनके अंदर भी इक्विटी के ज्यादातर टाइम्स में एगेंस्ट में ही चलते हैं ये सब, कभी कभी साथ में गिरते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल एलोकेशन भी है, डोमेस्टिक इक्विटी गिरती है तो उससे इंटरनेशनल एलोकेशन को फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए काफी कम वॉलिटिलिटी इनके अंदर होती है। हमारा निफ्टी जितना वॉलेटाइल होगा उससे काफी कम वॉलेटाइल ये फंड्स होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सबसे सूटेबल, मतलब मुझे तो इन्वेस्को का भी सूटेबल लगता है, 10% से प्लस में इंटरनेशनल होल्डिंग अभी भी रखी हुई है इसलिए, और डीएसपी की होल्डिंग भी काफी अच्छी है। डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इनका अगर देखें तो अदर्स में 3.5% के आसपास एक्सपोजर है। इसके अलावा डेट में ऑलमोस्ट 15% एक्सपोजर है, मेटल्स जो गोल्ड सिल्वर है वहां पे ऑलमोस्ट 20% का एक्सपोजर है, 7% कैश लेकर बैठे हुए हैं, 36-37% डोमेस्टिक इक्विटी है, और ऑलमोस्ट 17 से 18% इनका जो एलोकेशन है प्रेजेंट टाइम पे इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर में है। तो काफी बढ़िया ये 5-6 फंड्स जिनके बारे में हमने बात की है, काफी बढ़िया फंड्स हो जाते हैं, जहां पे एक ही फंड के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सारे एसेट क्लास, सिर्फ मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफिकेशन नहीं, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन नहीं, सारे एसेट क्लास वाइज हमें डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। डेफिनेटली ये ऐसा नहीं कि एकदम टॉप फंड है, बेस्ट फंड है, बस अब सारा पैसा ही नहीं, जिनकी जैसी जरूरत। अगर कोई इन्वेस्टर 100% ऑटोमेशन चाहता है कि बिल्कुल मतलब ही नहीं किसी चीज से, एलोकेशन भी नहीं देखना है, तो फिर उनके लिए इस टाइप के फंड्स बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है, रीबैलेंसिंग भी खुद से ही फंड मैनेजर कर देंगे, और फॉरेन एक्सपोजर तो यहाँ पे अच्छा खासा मिल ही रहा है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।